हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि हम लोग अभी एग्ज़ाम तक केवल टेस्ट सीरीज लगाएंगे और एग्ज़ाम के बाद थ्योरी को स्टार्ट करेंगे दोबारा से। और ये हमारा टारगेट है कि हम लगभग एग्ज़ाम तक 1000 क्वेश्चंस या उसके ऊपर भी हम पहुंच सकते हैं। लगभग 2000 भी, 3000 भी, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे हम मिनिमम इतने क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन तो मिनिमम हम लगा के जाएंगे और उससे ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी समय अभाव के कारण डेली 20 क्वेश्चन ही अपलोड कर पा रहा हूँ। आगे चीज़ें जैसे इजी होती जाएंगी या जैसे टाइम मिलता जाएगा, क्वेश्चंस को 80 या 100 क्वेश्चन तक पर डे के हिसाब से हम लोग टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए और चलते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन नारीवाद नारीवाद की धारा है? ठीक है, तो आपने फेमिनिज्म पढ़ा होगा, तो उसमें उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, उम्र नहीं बल्कि उग्र, ठीक है, उग्र नारीवाद, इन सब, तो ये सभी क्या हैं? सभी सही हैं। ये सभी नारीवाद की क्या हैं? धाराएं हैं। ठीक है, उदारवादी नारीवाद में आपने मैरी वोllस्टनक्राफ्ट को पढ़ा था। समाजवादी नारीवाद में आपने शीला रोबाथम को पढ़ा था। क्या कहते हैं, उसके बाद आपने एंगल्स को पढ़ा था, है ना। और उग्र नारीवाद में आपने कैट मिलेट को पढ़ा था। और जो मतलब रेडिकल फेमिनिज्म है, इन सबको पढ़ा था। और इसके साथ साथ आपने इन सारी की बुक्स को याद करने के लिए मैंने एक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की थी कि जब मैं फेमिनिज्म पढ़ा रहा था पॉलिटिकल थ्योरी में, तो सारी चीज़ों को मैंने एक कौन कौन से थिंकर उदारवादी नारीवाद में आते हैं, कौन से समाजवादी हैं, कौन से उग्र नारीवादी हैं, उनकी एक प्रॉपर तरीके से चार्ट आपको मिल जाएगी। उन चार्ट्स में उनकी कौन सी बुक्स हैं, उन बुक्स की लिस्ट भी आपको ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो आप प्लीज़ अगर एक बार रिवीजन कर पाएँ तो उसको जल्दी से देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रीम ऑफ अ फेमिनिज्म? तो लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म और एज नहीं, यहाँ पर रेडिकल फेमिनिज्म। ठीक है, रेडिकल रेडिकल फेमिनिज्म और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सभी क्या है? फेमिनिज्म से जुड़े हुए हैं या फेमिनिज्म की स्ट्रीम से ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर आधुनिकतावाद आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से करवाया भी है। यह विघटनवाद में विश्वास करता है, तो बिल्कुल करता है। यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है, तो गलत है ये। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वीकृत सिद्धांतों को चुनौती देता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकतावाद किसी भी सिद्धांत को स्वीकार, जो अब सिद्धांत जो स्वीकृत हैं उन सिद्धांतों को ये चुनौती देता है। ठीक है, यह अधिव्याख्यान यानी मेटा नैरेटिव्स के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं या मेटा नैरेटिव्स को ये नकारते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सी और डी सही है। बी वाला क्या है? गलत है, बी गलत है। ठीक है, इसमें ए सी डी कौन सा है? कौन सा लक्षण नहीं है? तो नहीं वाला, तो बी वाला सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, यही सही नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द following is a not fundamental characteristic of the post modernism? तो it deals with the concept of femininity, तो ये फेमिनिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी उत्तर आधुनिकतावाद की क्या है? फीचर्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी डालने का मैंने प्रयास किया है। उत्तर आधुनिकतावाद एक बौद्धिक स्थिति या प्रवचन की विधि है जो 17वीं शताब्दी में आई है। यह प्रभुत्ता तर्क संगतता से जुड़ी निईश्वरी के विपरीत है। उत्तर आधुनिकतावाद वस्तुनिष्ठ तर्कसंगत ज्ञान के अस्तित्व को नकारता है, यानी कि यह ऑब्जेक्टिविटी को नकारता है, यह सब्जेक्टिविटी पर ध्यान देता है। बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद के विद्वान कौन कौन से हैं? जैक्स डेरिडा, मिशेल फुको, है ना। फुको ने एक पेनॉप्टिकल मॉडल दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन लियोटार्ड है, फ्रेंकोइस लियोटार्ड है, रिचर्ड रोटी, जीन बोद्रियार्ड है, फ्रेडरिक जेमिसन है। जेमिसन ने एक सिद्धांत दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, विलंबित पूंजीवाद। विलंबित पूंजीवाद अपने उसमें ऐड कर लेना नोट्स में। विलंबित पूंजीवाद शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो फ्रेडरिक जेमिसन से जुड़ा हुआ है। ये भी उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। लियोटार्ड ने एक बुक लिखी, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। इसमें उत्तर आधुनिकतावाद को मेटा नैरेटिव्स के प्रति क्या बताया? संशयवाद के रूप में परिभाषित किया। तो इन्होंने मेटा नैरेटिव्स के प्रति उत्तर आधुनिकतावाद के दृष्टिकोणों को संशयवाद के दृष्टिकोण से देखा। ठीक है, यानी कि उत्तर आधुनिकतावादी विचार में इन्होंने दिया कि मेटा नैरेटिव्स क्या है, मेटा नैरेटिव्स के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? संशयवादी है, यानी डाउटफुल है ये।
अब उत्तराधुनिकतावाद जो है विघटन और विघटन और उत्तर संरचनावाद, ये दो विचार जो हैं, दो शाखाएं हैं इसकी, ठीक है, जो अक्सर उत्तराधुनिकता वाद से क्या होते हैं, जुड़े हैं, ठीक है। उत्तराधुनिकतावाद की दो जैसे विघटनवाद और उत्तर संरचनावाद, ये दो विचार ऐसे हैं जो उत्तराधुनिकतावाद से जुड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1980 के दशक से उत्तराधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक तत्व रहा है, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन करता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में आधुनिक शाखाओं के बाद मुख्य रूप से यथास्थिति के रूप में प्रमुख सिद्धांतों की आलोचना की गई है, तो ये भी इसका एक पार्ट है। पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ इंटेलेक्चुअल पोजीशन और मोड ऑफ डिस्कोर्स दैट dates back the 17th century. It is contrast to the naturalism associated with the Enlightenment rationalism. Postmodernism denies the existence of the objective rational knowledge. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव रैशनल नॉलेज को क्या करता है, डिनाई करता है, मना करता है, ये सब्जेक्टिविटी पर फोकस करता है, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा था। स्कॉलर्स ऑफ पोस्टमॉडर्निज्म के कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, जिसमें जैक्स डेरिडा है, मिशेल फूको हैं, लियोटार्ड हैं, रिचर्ड रोथ है, बोद्रियार्ड हैं, फ्रेडरिक जेमिन्सन है। इन्होंने लेट कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, लेट कैपिटलिज्म यानी विलंबित पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो लियोटार्ड की एक बुक है फेमस, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्केप्टिज्म टुवर्ड्स द मेटा नैरेटिव्स, इन्होंने मेटा नैरेटिव्स के प्रति जो है स्केप्टिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया है, यानी मेटा नैरेटिव्स को इन्होंने संशयवाद की दृष्टि से देखा है, डाउटफुल नजरिए से देखा, ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कल्चरलिज्म, सॉरी, deconstruction and post culturalism are two branches through that the often associated with the postmodernism. तो postmodernism से दो ब्रांचेस एसोसिएटेड है, कौन कौन सी, डीकंस्ट्रक्टिविज्म और पोस्ट कल्चरलिज्म। तो ये दो चीजें जो हैं पोस्ट मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड हैं, ध्यान रखना इन चीजों को। पोस्ट मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस हैज बीन element of the study of international relations since the 1980s. Postmodern branches of the international relations theory have primarily criticized कहीं कहीं पे SI लिखा, कहीं पे Z भी लिखा रहता है, dominant theories as a status quo. अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न लिखित में से कौन सा बहुसंस्कृतिवाद के समर्थकों के द्वारा एक मूल सिद्धांत नहीं है। तो बहुसंस्कृतिवाद का कौन सा एक मूल सिद्धांत नहीं है, यह बताना है आपको। चलिए, तो बहुसंस्कृतिवाद का कौन सा मूल सिद्धांत नहीं है इसमें से। तो बहुसंस्कृतिवाद जो है विविध सांस्कृतिक पहचानों और उनकी मान्यताओं का समायोजन करता है, तो बिल्कुल सही है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच परस्पर समझ को बढ़ावा देना बहुसंस्कृतिवाद का लक्षण है, तो सही है। एकीकरण पर आत्मसातीकरण को प्राथमिकता देना, तो नहीं, ये एकीकरण पर आत्मसातीकरण को प्राथमिकता नहीं देता, बल्कि ये एकीकरण को ज्यादा महत्व देता है, ठीक है। आत्मसात्वीकरण के ऊपर एकीकरण को प्राथमिकता देता है, ऐसा होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। समावेशी सार्वजनिक नीतियों और बहुलवादी मूल्यों में ये विश्वास करता है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही सही नहीं है, बाकी सब करेक्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टेड बाय द प्रोमिनेंट ऑफ द मल्टी कल्चरलिज्म। तो प्रायोरिटाइज एसिमिलेशन ओवर द इंटीग्रेशन, तो यही सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही है। यहाँ पे दिया है नॉट के बारे में, नॉट करेक्ट है जो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे बहुसंस्कृतिवाद के समर्थक अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के अल्पसंख्यक समूहों के अधिकार को पहचानते हैं और सकारात्मक रूप से इसे स्वीकार करते हैं। फिर बहुसंस्कृतिवाद एकीकरण को महत्व देता है, ध्यान रखना, एकीकरण को महत्व देता है, अर्थात विभिन्न समूह अपनी पहचान बनाए रखते हुए सहयोग पूर्वक समाज में रहते हैं या बातचीत करते हैं, लेकिन एकीकरण को बल दिया था इसमें। बहुसंस्कृतिवाद समावेशी सार्वजनिक नीतियों और बहुलवादी मूल्यों को बढ़ावा देता है, विविधता के प्रति इसका सम्मानजनक दृष्टिकोण रहता है। यानी ये समावेशी सार्वजनिक नीतियों के प्रति इसका दृष्टिकोण भी अच्छा है, बहुलवादी मूल्यों को भी बढ़ाता है, और ये विविधता को भी सम्मानजनक दृष्टि से देखता है, ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद द्वारा आत्मसातीकरण या अल्पसंख्यक आबादी द्वारा बहुसंख्यकों की पहचान और संस्कृति को अपनाना प्राथमिकता नहीं है,
ठीक है। तो बहुसंस्कृतिवाद कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो जरूरी नहीं कि वो बहुसंख्यकों की संस्कृति को अपनाएं, बहुसंख्यक की संस्कृति को अडॉप्ट करें, ठीक है। बल्कि बहुसंस्कृतिवाद तो कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति से आगे बढ़े, अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़े, बहुसंख्यक वर्गों की संस्कृति उनके ऊपर न थोपी जाए, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक विविधता में सम्मान रखता है, सांस्कृतिक विविधता में अपना विश्वास जताता है। यहाँ यानी बहुसंस्कृतिवाद में क्या है, आत्मसातीकरण नहीं बल्कि एकीकरण को महत्व दिया जाता है, जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये वाला एकीकरण यहाँ पर बताया गया है कि एकीकरण पर आत्मसातीकरण को प्राथमिकता दी गई, तो नहीं, बल्कि बहुसंस्कृतिवाद में एकीकरण को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि आत्मसातीकरण को। चलिए, ये क्लियर हुआ इतना। Supporter of a multiculturalism recognized and positively acknowledge the right of the minority groups to maintain the cultural identity. Multiculturalism emphasizes the integration diverse group in interesting cooperatively while maintaining their the identities. तो बिल्कुल सही है ये सारे ऑप्शंस, है ना। मल्टीकल्चरलिज्म प्रमोट्स द इंक्लूसिव पब्लिक पॉलिसीज एंड प्लूरिस्टिक वैल्यूज, ठीक है, ध्यान रखना, ये प्लूरिस्टिक वैल्यूज को आगे बढ़ाता है, दैट आर द रिस्पेक्टफुल एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। एसिमिलेशन और द अडॉप्शन ऑफ द मेजोरिटी आइडेंटिटी एंड कल्चर बाय द माइनॉरिटी पॉपुलेशन इज अ नॉट प्रायोरिटी ऑफ द मल्टीकल्चरलिज्म, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इंटीग्रेशन नॉट एसिमिलेशन इज अ व्हाट इज अ एम्फेसाइज्ड, ये भी अभी लास्ट वाला ही ऑप्शन आपका था। तो इस तरीके से आप चीजों को क्लियर करें, है ना। ये फॉन्ट ज्यादा बड़ा हो चुका है, ये 24 नंबर फॉन्ट पे लिखा गया है ना, तो इसलिए ज्यादा बड़ा हो, इसलिए थोड़ा सा इसमें बड़ा दिख रहा होगा। ये सारे 20 फॉन्ट में लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद का विचारक नहीं है। ग्रीन कैसे विचारक हैं, ये सकारात्मक उदारवादी, पॉजिटिव लिबरलिज्म से जुड़े हुए हैं। एडमंड बर्क हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड हैं, हायक नहीं है ना, हायक भी है, फ्रेडरिक हैयक, हैयक, नॉजिक, बर्लिन, फ्रीडमैन, है ना, ये भी उदारवादी हैं, लेकिन ये रूढ़िवादी नहीं है। हायक रूढ़िवादी विचारक नहीं है। एडमंड बर्क है, माइकल ऑक्सफोर्ड है, तो ग्रीन नहीं आता, ठीक है, ग्रीन रूढ़िवाद में नहीं आता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉट मेजर थिंकर ऑफ द कंजर्वेटिज्म, तो ग्रीन जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है, बाकी सभी को एक कंजर्वेटिज्म में रखते हैं। तो कंजर्वेटिज्म का फादर जो है वो एडमंड बर्क को माना जाता है। फिर अभी जो कंटेम्प्रेरी कंजर्वेटिज्म में जो आता है, ये माइकल ऑक्सफोर्ड को भी हम रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन विचारक नारीवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो कौन नारीवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। कैरोल पैटमैन, आपने देखा, पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक थ्योरी। मार्था नुसबाम, इन्होंने आपने पढ़ा। जूडिथ बटलर आपने पढ़ चुका है ना, आपने पढ़ लिया इन सबको। सुसान सोटिंग जो है ये नारीवादी नहीं है। which one of the following thinker is not associated with the feminist theory, तो सुसान सेंटम, ठीक है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें बहुसंस्कृतिवाद के तहत नागरिक बनने का अवसर कभी नहीं मिलता है, क्या कहलाते हैं। तो ये आपने पहले भी क्वेश्चन कर रखा होगा, मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी कि मैट्रिक्स वे लोग होते हैं जो जिनको किसी भी देश में नागरिकता नहीं मिलती, और मैट्रिक्स की खास विशेषता होती है कि ये अपने देश वापस आना चाहते हैं, ये इनका मूल देश है, ये अपने मूल देश में वापस रहना चाहते हैं। माइग्रेटरी ethnocultural groups that never have the opportunity to become the citizens under the multiculturalism are called मेटिक्स। मेटिक्स के बारे में एग्जाम में नेट में पूछा गया है, ये नेट के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर ध्यान में रखें, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आप आज आप 20 क्वेश्चन की फिर प्रैक्टिस लगाएंगे, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो बहुत इजी होंगी, और कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा टफ लगेंगी। लेकिन क्या है कि आपको इजी और टफ दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है, क्योंकि नेट के पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन लाइनर वाले होते हैं, ठीक है। तो उसको वन लाइनर वाले बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं जिसको आप आसानी से कर भी जाते हैं, या फिर वो रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। कौन सा उदारवाद के मूल सिद्धांतों में से एक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता उदारवाद का मुख्य लक्षण माना जाता है। तो इंडिविजुअल लिबर्टी, यहाँ पे देखो ये भी हो गया है, रेड में हो गया है, कोई बात नहीं। तो इंडिविजुअल लिबर्टी क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म में ये काउंट किया जाता है, ठीक है, यही मेन होगा।
ये सब तो सेकेंडरी है, ये मेन में नहीं आते। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निरपेक्षता, समानता, ये उदारवाद का मूल लक्षण नहीं है। मूल सिद्धांत में व्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को काउंट किया जाता है। पारिस्थितिकीवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है, इसमें बताना है आपको। तो इसमें अब देखना है, पारिस्थितिकीवाद के सामने पहली चुनौती यह है कि यह वैश्विक विचारधारा कैसे बन सकता है। तो बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकीवाद के सामने आज ऐसी चुनौती बनी हुई है कि इसको हम वैश्विक स्तर पर वैश्विक विचारधारा के रूप में कैसे आगे बढ़ाएं। तो बिल्कुल ऑप्शन सही है। दूसरी बात है, दूसरी चुनौती पारिस्थितिकीवाद के विकास विरोधी संदेश से है। ठीक है, पारिस्थितिकीवाद के विकास विरोधी संदेश जो भी क्या है, आज के टाइम पे वर्तमान समय में बहुत ज्यादा प्रखर मात्रा में या प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोलॉजी। द फर्स्ट चैलेंज फेसिंग इकोलॉजी इज हाउ इट कैन बिकम अ ग्लोबल आइडियोलॉजी। बिल्कुल करेक्ट है। द अदर चैलेंजेस रिलेटेड टू द इकोलॉजी इज एंटी डेवलपमेंट मैसेज। ठीक है, यानी कि इकोलॉजी को लेकर यह कहा जाता है कि इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट जब बढ़ेगा तो ये एंटी डेवलपमेंट को बढ़ाता है। ठीक है, तो एंटी डेवलपमेंट का ऐसा माना जाता है कि इकोलॉजी क्या है, डेवलपमेंट का विरोधी है ये। ठीक है, इकोलॉजी को एंटी डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है। तो ये भी बात भी सही है, क्योंकि जितना हम विकास करेंगे उतना हमारा पर्यावरण का विनाश होगा। ठीक है, तो विकास कम करेंगे, इसीलिए जब इकोलॉजी आती है आगे या पर्यावरणवाद आता है, तो ऐसा माना जाता है कि पर्यावरणवाद का कॉन्सेप्ट क्या करता है, विकास को रोकता है ना। तो इस हिसाब से दोनों सही है। समाजवाद का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ये समाजवाद वाला टॉपिक जब हमने करवाया था तो वहां भी हमने ये क्वेश्चन किया था। अब मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी टफेस्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपके लिए लाऊंगा। और अब क्वेश्चन ये है कि समाजवाद शब्द का जो रॉबर्ट ओवेन ने प्रयोग किया वो किस ईयर में किया, किस सन में किया। ठीक है, तो ये आपके लिए कमेंट करने के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, द टर्म सोशलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग? तो रॉबर्ट ओवन। रूढ़िवादिता, जो आपने कंजर्वेटिज्म पढ़ा होगा, है ना। रूढ़िवादिता का मूल विश्वास क्या है? परंपरा में विश्वास करता है, बिल्कुल सही है। पद सोपानिकी और सत्ता में विश्वास करता है, तो बिल्कुल। सामाजिक डार्विनवाद नहीं, सामाजिक डार्विनवाद का कॉन्सेप्ट ये उदारवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तरजीविता का सिद्धांत इसमें। सामाजिक उदारवाद वाद होना चाहिए, बाद नहीं। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। पहला और बी, ए और बी सही है, ए और बी सही है। यानी ऑप्शन में कौन है? ए बी वाला, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द कोर बिलीफ्स ऑफ कंजर्वेटिज्म आर। तो ट्रेडिशनलिज्म में बिलीव करता है, हायरार्की में बिलीव करता है, अथॉरिटी में बिलीव करता है। तो इस तरीके से ए एंड बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। देखिए इसमें यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। अक्सर रूढ़िवादी प्रगतिवाद को क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। रूढ़िवादी प्रगतिवाद को नहीं मानते, ये हमेशा जो है कट्टरता को मानते हैं। ये यथास्थिति को बनाए रखने के समर्थक होते हैं। ये कभी भी प्रगति को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। और जो रूढ़िवादी है, पारंपरिक सिद्धांतों में लौटने में विश्वास करते हैं। रूढ़िवादी मानते हैं कि स्थिरता प्रदान करने वाले संस्थान और व्यवहार धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विकसित हुए हैं। रूढ़िवाद का केंद्रीय विश्वास जो है पदानुक्रम और अधिकार में विश्वास करना है। रूढ़िवाद के लिए अधिकार व्यक्ति के बजाय ऊपर से आता है। ठीक है, अधिकार कहां से आता है? व्यक्ति के बजाय ऊपर से अधिकार मिलते हैं। 1790 के दशक में रूढ़िवाद के प्रमुख समर्थकों में एडमंड बर्क जो है प्रमुख विचारक थे, और एडमंड बर्क है रूढ़िवाद के पिता। ठीक है, एडमंड बर्क की कौन सी पुस्तक है? रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो ये 1790 में आई थिंक लिखी गई थी, है ना। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद ही इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की इन्होंने आलोचना की थी। कंजर्वेटिव्स ऑफन रिजेक्ट द प्रोग्रेसिविज्म एंड कॉल फॉर द रिटर्न टू ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स। बिल्कुल सही है। कंजर्वेटिव्स believe that institution and behavior that provide stability have evolved slowly। बिल्कुल सही है। The central belief of conservatism is belief in the hierarchy and authority। तो बिल्कुल करेक्ट है। For conservatism, authority comes from the above rather from the individuals। तो बिल्कुल सही है। One of the major prominent of the conservatism in 1970 was Edmund Burke। इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवोल्यूशन लिखी, जो 1790 में आई थिंक लिखी गई थी बुक। ईयर आप देख लेना, 1790 ही होना चाहिए वैसे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। नारीवादी पर्यावरण के अनुसार
नारीवादी पर्यावरणवाद के अनुसार पुरुषों की प्राथमिक आलोचना क्या है? पुरुषों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता की कमी है, कभी नहीं, कमी। तो ये तो आलोचना नहीं है इसकी, ये गलत हो जाएगा। पुरुषों द्वारा वाद्य तर्क प्रकृति के उपयोगितावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। पुरुष सांस्कृतिक रूप से महिलाओं की तुलना में प्रकृति को प्राथमिकता देने के लिए अनुकूलित है, तो ये गलत है। पुरुषों की जैविक संरचना उन्हें स्वाभाविक रूप से पर्यावरण के विनाशकारी बनाती है, तो नहीं। तो नारीवादी पर्यावरणवाद जो है पुरुषों की प्राथमिक आलोचना इस संदर्भ में करता है कि पुरुषों द्वारा वाद्य प्रकृति के उपयोगितावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। What is the primary criticism of men according to feminist environment? तो इसका men's instrumental reasoning promotes the utilitarian view of a nature, तो यही वाला ऑप्शन आपका बी का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका यह दृढ़ विश्वास है था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। अब उदारीकरण का किसने विरोध किया है उदारवाद का? तो उदारवाद का विरोध जो है वो समुदायवादियों ने किया है। ठीक है, तो समुदायवादी डॉर्किन भी है ना। डॉर्किन समतावादी विचारक है, सॉरी समुदायवादी नहीं है, समतावादी है। ठीक है, संसाधनों की समानता की बात करता है। नॉजिक है स्वच्छतंत्रवादी है, रॉल्स है समतावादी है, उदार समतावादी ये भी रॉल्स भी है। तो माइकल वॉल्जर जो है ये समुदायवादी है, ध्यान रखना। समुदायवादियों ने उदारवाद की आलोचना की है, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माइकल वॉल्जर। हु अमंग द, इन सब के बुक्स के आप नाम लिख लेना, ठीक है, नाम आप याद रखते चलिए, जो भी पढ़ते रहना आप नाम याद रखते रहना। अब ये एक्सपेक्ट आप मत कीजिए कि हर क्वेश्चन में हर वीडियो में मैं इन सब के नाम बताता रहूंगा आपको। अब देखिए आप एक तरफ एक्सपेक्टेशन ये भी करते हैं कि सर क्वेश्चन भी करा दें और सर सारी चीज़ों को डिटेल में भी करा दें, क्वेश्चन के साथ साथ सारे उनके आंसर में बताएं, उनके नाम बताएं, सारे ऑप्शन पर फोकस करें। मैं करता हूँ, है ना, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, फिर वही दिक्कत हो जाती है, वीडियो बनने में लेट आ जाता है, फिर बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। तो मैं आपको चीज़ें बताता चलूँगा। रॉल्स की आप बुक्स को याद रखिए, नॉजिक है ना, और डॉर्किन की संसाधन समतावादी विचारक हैं, ठीक है, और माइकल वॉल्जर की, इन सब की बुक्स को याद रखें। तो आपको जैसे बुक्स रॉल्स की पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, और नॉजिक की एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया है जो 1972 में आई थिंक लिखी गई है ना। डॉर्किन की कौन सी बुक है कमेंट करके आप जरूर बताएं, डॉर्किन और माइकल वॉल्जर की, है ना, इंपॉर्टेंट है। टेकिंग राइट सीरियसली डॉर्किन की है, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी, है ना। माइकल वॉल्जर की कौन सी बुक है? द स्पेस ऑफ जस्टिस, ठीक है, देख लेना जो भी बुक्स होंगी इनकी। आप एक सीक्वेंस वाइज, आपको जब मैंने उदारवाद पढ़ाया था तो वहाँ पे सारी बुक्स, थिंकर्स बुक्स, वहाँ पे सारी लिस्ट आपको एक तरीके से दे दी गई हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। हु अमंग द फॉलोइंग फर्मली बिलीव दैट द पीरियोडिक रिफॉर्म इन द इंडिविजुअल and community is necessary because liberalism is a self-destructive theory? तो माइकल वॉल्जर इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाजवाद के रूप में संबंधित, भारतीय समाजवाद के रूप से संबंधित नहीं है? भारत ने उस समाजवाद को अपनाया जिसने मार्क्सवादी समाजवाद के बजाय गांधी और नेहरू से प्रेरणा ली, तो बिल्कुल सही है। गांधीवादी समाजवाद सत्य, अहिंसा, न्यायधारिता को विकेंद्रीकृत पर आधारित मानता था, बिल्कुल सही है। गांधी जी समाजवाद अपनाने के पक्ष में थे लेकिन विकेंद्रीकृत समाजवाद, ठीक है। भारतीय समाजवाद एक वैचारिक हठ धर्मिता नहीं था बल्कि विकास और सामाजिक परिवर्तन का एक व्यापक मार्गदर्शक था, बिल्कुल सही है। समाजवादी शब्द मूल संविधान का हिस्सा था, तो गलत। समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। Which one of the following statement is not correct regarding from the Indian Constitution, Indian socialism, sorry? तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द टर्म सोशलिज्म, सोशलिस्ट वाज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत हो जाएगा। ये 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, ये जो 1976 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ मैचिंग के लिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिए रखा है, उदारवाद को मैचिंग कराना है। तो उदारवाद जो है स्वतंत्रता, न्याय, तर्कशीलता, इन सब पे, लिबर्टी, जस्टिस, रीजन, टॉलरेंस, इन सब पे फोकस करता है। रूढ़िवाद आपको पता है कि परंपरा, जैविक समाज, पदानुक्रम, संपत्ति, इन सब पर ये बिलीव करता है। समाजवाद आपने देखा होगा कि ये समुदाय, समानता, श्रमवाद, सहयोग, इन सब पर कोलैबोरेशन, श्रमनिज्म और
इक्वालिटी या कम्युनिटी पर बिलीव करता है। फिर पारिस्थितिकीवाद आप देखा होगा, समग्रता, मानव केंद्रित विरोधी है ये मानव ह्यूमंस या एंटी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, यानी कि मानव केंद्रितता का विरोधी है कि मानव के आधार पर विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि विकास का जो आधार होगा वो पर्यावरण को ध्यान में रख के होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैचिंग है, आप मैचिंग करा लीजिए। जैसे ए में डी है और बी में सी है और सी में आपका है सोशलिज्म है आपका, सी में बी है और डी में ए है। ठीक है, इस तरीके से आपका मैचिंग हो जाएगा, तो मैचिंग आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार कथन है, कुछ कथन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हम। अब देखिए, बड़े स्टेटमेंट होने के कारण एक पेज पे नहीं आता है, तो इसीलिए क्या होता है कि फॉन्ट जो होता है ऊपर नीचे बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, थोड़ा जटिल दिखता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसकी जो मात्रा है वो नीचे वाले के वर्ड्स में थोड़ा सा टच है। अब देखिए, कथन पहला है, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद। ठीक है, समाजवाद क्या है, कह रहा है कि समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक संक्रमणकालीन चरण है का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण लेने के लिए क्रांति का नेतृत्व करेगा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार समाजवाद क्या है, समाजवाद ही क्या है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है। ठीक है, जो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का मार्ग है। ठीक है, यानी पूंजीवाद के समाप्त होने के बाद समाजवाद आएगा और समाजवाद धीरे धीरे समाप्त होकर साम्यवाद में बदल जाएगा। ठीक है, तो साम्यवाद, जो समाजवाद है वो साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का मार्ग है। ठीक है, तो ये चीजें बता रहा है कि समाजवाद जो है पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक संक्रमणकालीन अवस्था है, यानी कि थोड़े समय के लिए ये सर्वहारा वर्ग की तानाशाही यानी कि समाजवाद रहेगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। और इस समाजवाद की विशेषता क्या है कि जो श्रमिक वर्ग होते हैं उत्पादन के साधनों पर क्रांति करके नियंत्रण कर लेते हैं और पूंजीवाद का अंत कर देते हैं। सीधी सी बात है, तो पहला कथन सही है। ये सब आपने पढ़ रखा है, सब आपको पढ़ा दिया है मैंने, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, कई समाजवादियों ने मार्क्स के पूंजीवाद की आलोचना की और सामूहिक स्वामित्व के आह्वान से सहमत होते हुए उनके ऐतिहासिक भौतिकवाद या ऐतिहासिक निर्धारणवाद को क्या कर दिया, इन्होंने खारिज कर दिया। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। देखो, अब बहुत सारे समाजवादी हैं जो मार्क्स के जो कई सारे समाजवादी जो पूंजीवाद की आलोचना तो करते हैं, लेकिन मार्क्स के कुछ सिद्धांतों का ये सहमति भी देते हैं, मार्क्स के सिद्धांतों से सहमति भी है, लेकिन कुछ मार्क्स के सिद्धांतों से इन्होंने असहमति भी व्यक्त की है समाजवादियों ने। जैसे कि मार्क्स ने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, ठीक है, ऐतिहासिक आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया, तो इन सब सिद्धांतों को कई सारे मार्क्सवादियों ने नकार भी दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो सही तो है, लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कि निष्कर्ष क्या निकल रहा है। ठीक है, कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब यहां पर टिपिकल चांसेस बढ़ते हैं ना, तो अब निष्कर्ष इसमें से यही निकल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी वाला, कि समाजवाद जो है प्रमुख पदों पर मतभेद रखते हुए मार्क्स के सिद्धांतों के तत्वों को शामिल करता है, यही निष्कर्ष निकल रहा है। क्योंकि समाजवाद जो है बहुत सारे विचारों में समाजवादी विचारक जो है मार्क्स के विचारों से सहमत हैं, लेकिन मार्क्स के विचारों में या जो समाजवादी हैं वो मार्क्स के विचारों को अपने तत्वों में शामिल भी करते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है कि समाजवाद प्रमुख पदों पर मतभेद रखते हुए मार्क्स के सिद्धांतों के तत्वों को शामिल करता है। ठीक है, तो जो समाजवाद है वो मार्क्स का विरोध भी करता है, लेकिन मार्क्स के सिद्धांतों को समाजवाद में वो शामिल भी करता है। तो ऊपर यही चीजें दे रखी हैं, तो इसका निष्कर्ष यही है, ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म represents the traditional stage between capitalism and communism in which the working class would lead revolution to take control the means of the production। तो बिल्कुल सही है। मार्क्स कहता है कि सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म रिप्रेजेंट करता है एक ट्रांजिशनल स्टेज को, है ना, किसके बीच का, कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में सोशलिज्म एक ट्रांजिशनल फेज है, ट्रांजिशनल स्टेज है, जो कि थोड़े समय के लिए रहेगा, जिसमें कि जो वर्कर क्लास है वो रेवोल्यूशन करके सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करेंगे और कुछ समय के बाद ये सोशलिज्म
खत्म हो जाएगा और कम्युनिज्म आ जाएगा। ठीक है, कम्युनिज्म आ जाएगा। स्टेटमेंट 2 है, मेनी सोशलिस्ट क्रिटिसाइज मार्क्स कैपिटलिज्म एंड रिजेक्टेड द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म व्हाइल एग्री विद द कॉल हिज विद हिज कॉल फॉर कलेक्टिव ऑनरशिप। तो बिल्कुल सही है, इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट आपके ऊपर के सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है कंक्लूजन बताने का पूछा है कि कौन सा कंक्लूजन बेस्ट निकल रहा है। तो सोशलिज्म कॉपरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स थ्योरीज वाइल डिफरिंग ऑन द की पोजीशन, जबकि बहुत सारे पोजीशन पे सोशलिज्म जो है मार्क्स को नकारता भी है, लेकिन सोशलिज्म में मार्क्स का की एलिमेंट जो है शामिल भी माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे, ना तो बहुत ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन है, ना ही बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है, इजी टू थोड़ा टफेस्ट में। ठीक है, रूढ़िवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों की सत्यता पर विचार करें। समानता पर स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। परिवर्तन पर परंपराओं को प्राथमिकता देता है, तो बिल्कुल सही है। राजनीति के ऊपर इतिहास को देता है, तो उपयुक्त सभी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, समानता पर स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है, बिल्कुल सही है। रूढ़िवाद जो है समानता पर स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। ठीक है, यानी रूढ़िवाद के लिए लिबर्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि समानता। समानता जो है समाजवाद के लिए इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन पर परंपराओं को प्राथमिकता देता है, यानी कि रूढ़िवाद के लिए परंपराएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिवर्तन को ये नकारता है। राजनीति के बजाय ये इतिहास के ऊपर ज्यादा महत्व समझता है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंसीडर द ट्रुथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंजर्वेटिज्म, तो प्रिफर्स लिबर्टी ओवर द इक्वलिटी, बिल्कुल सही है। प्रिफर्स ट्रेडिशन ओवर द चेंजेस, बिल्कुल सही है। हिस्ट्री ओवर पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफर्सन ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो सत्वमूलक व्यक्तिवाद आपने पहले भी पढ़ा था। द पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक, इनकी फेमस बुक है, जिसमें इन्होंने कहा कि जिसमें इन्होंने हॉब्स और लॉक के विचारों का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, और उसमें इन्होंने बताया कि लॉक जैसे विचारकों ने यह बोला कि व्यक्तियों ने जो कुछ भी व्यक्ति हासिल करता है वह अपनी क्षमता से हासिल करता है ना, उसके लिए समाज का व्यक्ति रेडी नहीं है, किसी भी प्रकार का समाज का कर्जदार नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी कैपेसिटी से, अपनी एबिलिटी से, अपनी क्षमताओं से हासिल करता है। ठीक है, तो इस वाला ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाउ डिड सीबी मैकफर्सन कैरेक्टराइज्ड अर्ली लिबरलिज्म, तो अर्ली लिबरलिज्म को इन्होंने पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म के रूप में दिखाया है, इनकी बुक भी है द पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, उदारवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो उदारवाद के बारे में, उदारवाद के 4 रूप हैं, जिनमें राजनीतिक उदारवाद, सांस्कृतिक उदारवाद, आर्थिक उदारवाद और सामाजिक उदारवाद शामिल, बिल्कुल सही है। उदारवाद फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा इस्तेमाल किया गया एक मॉडल था, तो गलत। फ्रैंकफर्ट स्कूल से क्या निकला है? क्रिटिकल थियरी, यानी कि आलोचनात्मक सिद्धांत निकला है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। एक अभी तक सही है। सामाजिक उदारवाद ने कल्याणकारी राज्य को महत्व दिया है, तो बिल्कुल सही है। जहां पे सामाजिक उदारवाद है वहां पे कल्याणकारी राज्य आता ही आता है, तो 1 और 3 जिसमें है वही सही होगा, बी वाला ऑप्शन, 1 और 3। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिबरलिज्म इज अ करेक्ट? देयर आर 4 फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म विच इंक्लूड्स द पॉलिटिकल लिबरलिज्म, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल लिबरलिज्म, तो बिल्कुल सही है। लिबरलिज्म वाज अ मॉडल यूज्ड बाय फ्रैंकफर्ट स्कूल, तो गलत है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से क्रिटिकल थियरी निकली है, ना कि लिबरलिज्म। सोशल लिबरलिज्म गेव इंपॉर्टेंस टू द वेलफेयर स्टेट, तो बिल्कुल सही है। इस हिसाब से 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। 1 एंड 3 आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या तानाशाही है या राज्यविहीन समाज है? तो मार्क्स का मुख्य उद्देश्य है राज्यविहीन समाज की स्थापना करना, यानी कि साम्यवाद। अंतिम उद्देश्य क्या है? साम्यवाद की स्थापना करना, टू स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कम्युनिज्म, जिसमें न तो राज्य होगा, न समाज होगा, न ही पूंजी होगी, न ही अमीर होगा, न गरीब होगा, न धर्म होगा, न संप्रदाय होगा, न जाति होगी। ठीक है, तो स्टेटलेस सोसाइटी, व्हाट इज द मेन एम ऑफ अ मार्क्सिज्म? तो स्टेटलेस सोसाइटी इसका मेन है, यानी कि मार्क्स कम्युनिज्म
कम्युनिज्म इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसी कम्युनिज्म में स्टेटलेस सोसाइटी आएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है? कि क्या हिंसात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाने के लिए? गलत। या हिंसक तरीकों के माध्यम से समाजवाद लाने के लिए? तो ये भी गलत है। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाने के लिए ये हो सकता है, लेकिन ये भी उतना प्रॉपर आंसर नहीं है। लोकतांत्रिक नहीं, लोकतांत्रिक तरीकों के माध्यम से समाजवाद लाने के लिए तो यही सही है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है? कि लोकतांत्रिक तरीकों के माध्यम से समाजवाद लाना ही क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। द गोल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज द टू ब्रिंग सोशलिज्म थ्रू द डेमोक्रेटिक मेथड्स। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही आगे क्वेश्चन आते रहेंगे। इससे भी टफेस्ट क्वेश्चन आने वाले टाइम में मिलेंगे आपको देखने को। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बीपीएससी के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0। ठीक है, उसके लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें कंटिन्यू आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो थियरी है, थिंकर्स हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक एक करके सारी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ 20 क्वेश्चन के साथ। कोशिश रहेगी कि एक एक दिन में 40-40 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी कोई कमिटमेंट नहीं है क्योंकि मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ कमिटमेंट को, इसीलिए मैं खुद से अपने आप पर असेम्ड हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और वो भी अपना फ़ायदा उठा पाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।